नमस्कार जी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, 4-5 मैराथन क्लासेस के बाद फाइनली ठीक है, अब हम बैच में हैं और सभी से उम्मीद है कि जितने भी लोग यूट्यूब पर हैं, वो सभी हमें एप्लीकेशन में मिलेंगे, आज से 2-3 दिन बाद। और एक छोटी-सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि लेखपाल के जो भी साथी हैं, जिन्होंने इस बार मन बना लिया है, सोच लिया है कि लेखपाल बन के ही रहना है, पिछली बार किसी भी कारणवश रह गए हों या फिर उस समय आपकी एज नहीं हुई हो या कोई भी कारण रहा हो, तो इस बार ये बहुत बड़ा मौका है, इसे जाने नहीं देना। अपनी पूरी जी जान लगा देना और अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ, ठीक है, कंप्लीट जो है ना अपने डेडिकेशन के साथ इस बार आप लग जाना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप वास्तव में इसमें सफल होंगे, बहुत सफल होंगे। ठीक है, फिलहाल ठीक है, मेरा नाम दिग्विजय प्रताप सिंह है और मैं 2-3 विषयों के लिए आपसे जुड़ा हूँ। वैसे आपके सिलेबस के हिसाब से तो 2 ही विषय हैं। ठीक है, एक विषय है आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी और इसी में शामिल कर दिया है इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट को, मतलब पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन। ठीक है, एक विषय है, हालांकि ये विषय दोनों अलग अलग हैं लेकिन आपके सिलेबस में एक ही विषय का हिस्सा है ये। और दूसरा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर है आपका ग्राम विकास एवं समाज। ठीक है, पिछली बार बहुत बड़ा वेटेज रखता था ये, ठीक है, इस बार बहुत अच्छा किया कि 5 ही नंबर तक इसको सीमित कर दिया। बड़ा ऊट पटांग विषय है, तो ऊट पटांग विषय जो भी होते हैं उनकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर होती है और पूरा करेंगे उसे भी बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आज। ठीक है, सभी टीचर्स बोलेंगे आज, ठीक है, उनमें से एक मैं भी हूँ, मैं भी बताऊंगा ये सब बातें। ठीक है, देखो आपको बहुत कम प्राइस में, ठीक है, ये कोर्स मिल रहा है, मतलब ये कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं होता यार, लेकिन ये मिलेगा आपको 3 ही दिन, आज कल और परसों, बस के बाद डेमो के बाद फिर आपको जो है ना 800 रुपये देने पड़ेंगे और अभी फिलहाल आपको 639 में मिल रहा है ये। ठीक है, कूपन लगाना पड़ेगा आपको लेखपाल 20। हमारे बैच का नाम है पंचायत बैच। ठीक है, इस बैचेस में, हमारे सारी बैचेस में ये सारी फीचर्स होते हैं, आप सब जानते हैं, और बहुत स्ट्रिक्टली इनका फॉलो किया जाता है, इनका पालन किया जाता है ना। ऐसा है नहीं कि डाउट ग्रुप है तो फिर है। ठीक है, वहाँ पर टीचर्स रेस्पॉन्सिबल हैं अपना आपके द्वारा पूछे गए सवालों को उत्तर देने के लिए, है ना। आगे चलें तो इस तरह का पूरा प्रोसेस है, आप पूर्व में बैच, ठीक है, अवेल करते हुए आए हैं, लेते हुए आए हैं, तो आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि प्राइस आपको 799 दिखाएगा, यहाँ पर आपको कूपन अप्लाई करना है लेखपाल 20, और ये पूरा जो है ना लेखपाल 20 ये सब कैपिटल में है, कैपिटल लेटर्स में है। तो जैसे ही आप ये करेंगे लेखपाल 20, तो तुरंत ये जो 799 का ये जो अमाउंट है, ये 160 लेस होकर 639 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर टीम है, ये आपको दिखाई दे रही है, ब्लर तो नहीं है, आपको दिखाई दे रही है, देखो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 11 बजे, लेकिन देखो 9 बजे सुबह यूपीजीके से, ठीक है, इस क्लास का शुभारंभ होता है। फिर इसके बाद हिंदी और साइंस एंड टेक, देखिए ये 10 बजे है। अब ये जो हिंदी और साइंस एंड टेक है, तो पहले हिंदी चलेगी, उसके बाद फिर साइंस एंड टेक चलेगी, है ना। और फिर 11 बजे से मेरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी और ग्रामीण परिवेश, ठीक है, आपका ग्राम समाज और विकास ये है। फिर 12 बजे से तुरंत कंप्यूटर की क्लास है, तो यहाँ पर तो आपके लिए एक भी घंटे का गैप नहीं है। फिर 1 बजे पॉलिटी और हिस्ट्री है, इसमें आप देखेंगे। और मैंने देखा था हिस्ट्री के सर को लेकर थोड़े से डाउट्स थे, आप पढ़ना एक बार, आप पढ़ना, ये बहुत मतलब जो है ना हमारी एक कमी होती है, हम इसे कमी ही मानेंगे कि हम जब तक पढ़ नहीं लेते तो तब तक हम जो है ना भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि RWA ने बच्चे और अंकित सर ने अगर कोई भी फैकल्टी आपको दी है तो वो बहुत सोच समझ के देते हैं। ठीक है, फैकल्टी के चुनाव में वो इतनी ज़्यादा रिसर्च करते हैं और इतना ज़्यादा उसको गंभीरता से लेते हैं कि वो ऐसे ही नहीं करते। ठीक है, तो आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो सीधे सीधे आप उनके सिलेक्शन पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। फिर इसके बाद आपकी DI है, आकाश सर लेंगे DI। और फिर यहाँ पर आपकी इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी मैम लेंगे, इकोनॉमी सर लेंगे, विनय सर। फिर करंट अफेयर्स है, ठीक है, वो ठीक है आपको पता ही है। तो क्लासेस हमारी 29 तारीख, आज 29 दिसंबर है, स्टार्ट हो चुकी हैं, 29 दिसंबर। और देखिए इस बैच की शुरुआत हम लोग करते हैं। आइए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, पारितंत्र, पारितंत्र एक शॉर्ट शब्द है, देखिए संक्षिप्त रूप है पारिस्थितिकी तंत्र का। और हम लोग जो है ना शॉर्ट फॉर्म्स बना लेते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना, तो हम लोग ठीक है केवल बोल देते हैं कि भैया पारितंत्र। एक्चुअली सिलेबस भी यहाँ पर था, ठीक है, मैंने आपको, ठीक है, जो मैराथन हमारी हुई थी, मैराथन में मैंने सिलेबस दिखा दिया था, मैं कल दिखा दूंगा था सिलेबस, लेकिन यहाँ पर वो व्हाट्सएप ओपन नहीं हो पाया, पता नहीं क्या हुआ, तो वो डाउनलोड नहीं हो पाया, उधर क्लास का समय हो गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल की क्लास में दिखा देंगे आपको। और भाई देखो आप सब लोग इतने गंभीर तो हैं ही कि सिलेबस तो पहली प्रायोरिटी होती है, वो आपके पास हो गई, सभी के पास, सबने नोटिफिकेशन देखा होगा।
तो चलिए चलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की तरफ। तंत्र, ठीक है, इसी पारिस्थितिकी तंत्र को, ठीक है, हम लोग मतलब इतना लंबा कौन बोले पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं भाई कि पारितंत्र। ये पारितंत्र हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो इतना कौन ही बोले। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, बहुत सारे विषय हैं जिनका हमने, ठीक है, एक संक्षिप्त रूप बना रखा है। जैसे इसमें स्वयं एक इसका एग्जाम्पल डीआई है, आप देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन को डीआई बोल दिया तो ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आइए, पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र, आपका स्वागत है। ठीक है, क्या होता है पारितंत्र, क्या नहीं होता, ठीक है, एक ओवरव्यू हमने ले लिया होगा, ठीक है, वो जो मैराथन हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर हम बहुत विस्तार से समझेंगे हर एक चीज को और बहुत डिटेल में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी सिस्टम। ठीक है, अगर सही सही मायने में बात करें तो इसको बोला जाएगा इकोलॉजी सिस्टम, इकोलॉजी सिस्टम। लेकिन इसका भी शॉर्ट फॉर्म हमने निकाल लिया और इसके शॉर्ट फॉर्म को हम लोग इकोसिस्टम, केवल इकोसिस्टम के नाम से हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, बोलते हैं कि भाई केवल इकोसिस्टम। आइए, तो ये हमारा विषय है। ये विषय अपने आप में बहुत व्यापक विषय है और इस विषय के अंतर्गत बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। और जब हम, ठीक है, लेखपाल बनने जा रहे हैं तो उसका महत्व भी है, क्योंकि आप अधिकांशतः प्रकृति के साथ ही डील करेंगे, ठीक है, फसलों के साथ डील करेंगे, किसानों के साथ डील करेंगे, ग्रामीण परिवेश में आप लोग रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको इकोसिस्टम आना चाहिए, इकोलॉजी सिस्टम, आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो स्वागत है, स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को। इकोसिस्टम समझने से पहले, ठीक है, आपको एक छोटी सी बात जाननी है। ठीक है, आपको समझना यह है कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अगर आपने इकोलॉजी समझ ली और इकोलॉजी समझने के बाद फिर आपने इकोसिस्टम समझ लिया, तो बहुत आराम से, बहुत इजीली आप ये पता कर पाएंगे कि दोनों हैं क्या, ठीक है, समझने के बाद, और दोनों में अंतर क्या है। और फिर किसी भी तरह की कोई परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी भी तरह की परिभाषा, ठीक है, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा और आप सारी चीजों को समझ के आधार पर यहां पर, ठीक है, क्लियर कर लेंगे। तो यहां पर एक शब्द आता है और उस शब्द का नाम होता है पारिस्थितिकी। सबसे पहले हमें पारिस्थितिकी समझना है। पारिस्थितिकी, ये जो पारिस्थितिकी है ना मेरे प्यारे बाबू, इस पारिस्थितिकी को हम लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस पारिस्थितिकी को बोलते हैं अंग्रेजी में इकोलॉजी, इकोलॉजी, इस पारिस्थितिकी को। तो इकोलॉजी एक्चुअली विज्ञान की एक शाखा है। इकोलॉजी अपने आप में एक विषय है, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित विषय है इकोलॉजी। लेकिन इकोलॉजी के अंतर्गत, अगर इकोलॉजी विषय है तो आप पूछेंगे कि भाई इकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, हम किसको स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। तो मैं कहूंगा भाई इकोलॉजी के अंतर्गत हम पर्यावरण, ठीक है ना, और ठीक है, जो जीव होते हैं जो लगातार पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया कर रहे होते हैं, ठीक है, अंतर संबंधित होते हैं। तो पर्यावरण और जीव, जीव और उसके आसपास का जो परिवेश है पर्यावरण, तो जीव और पर्यावरण के बीच के जो अंतर संबंध हैं, ठीक है, उनका अध्ययन हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जैसे, ठीक है, फिजिक्स के अंतर्गत हम भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, हम रासायनिक पदार्थ का अध्ययन करते हैं। ऐसे ही जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों की संरचना, जीवों की बनावट, ठीक है, उनकी आकारिकी, ठीक है, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ठीक वैसे ही जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी में जीव और पर्यावरण के बीच के जो संबंध है, ठीक है, उनका अध्ययन करते हैं कि आखिर दोनों के बीच के संबंध होते कैसे हैं। तो दोनों के बीच के संबंधों की स्टडी करने में हमें एक बात पता चलती है कि भाई दोनों ही आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है, और दोनों ही आपस में एक दूसरे से अभिक्रियाशील है, मतलब इंटर रिएक्टेड है। तो दोनों ही अंतर संबंधित और दोनों ही अभिक्रियाशील है। तो सबसे पहले हमें ये पारिस्थितिकी समझ लेना है कि पारिस्थितिकी क्या है। और हर एक स्थान विशेष की पारिस्थितिकी अलग अलग होती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर पाए जाने वाले जीव अलग हैं और उन जीवों को जो चारों ओर से घेरा हुआ है पर्यावरण, वो भी अलग है। तो इसलिए हर एक स्थान विशेष पे जीव अपने पर्यावरण के साथ अलग अलग तरीके से इंटर रिएक्ट कर रहे होंगे। तो इसलिए पारिस्थितिकी हर एक स्थान विशेष की अलग होती है। गेहूं के खेत की अलग होगी पारिस्थितिकी, धान के खेत की अलग होगी, गन्ने के खेत की अलग होगी, मैदान की अलग होगी, पर्वतों की अलग होगी, झील की अलग होगी, नदियों की अलग होगी। मेरी बात आ रही है समझ में? तो सबकी इकोलॉजी अलग अलग होगी। इकोलॉजी किस बात पे डिपेंड करती है कि जीव
ठीक है, अपने पर्यावरण के साथ किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, किस तरह से इंटर रिएक्टेड है। तो बस उन्हीं के बीच के जो संबंध है उसको इकोलॉजी कहते हैं। ये बात सभी के समझ में आई? जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए? तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में समझते हैं जीव तथा, देखिए जीव मीन्स ऑर्गेनिज्म, एक जीव, और जीव की पूरी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। जीव तथा पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण बोले तो एनवायरनमेंट, पर्यावरण। तो जीव तथा पर्यावरण के मध्य, जीव तथा पर्यावरण के मध्य परस्पर, परस्पर पाए जाने वाले, पाए जाने वाले संबंधों के अध्ययन को, संबंध मीन्स उनके बीच के रिलेशंस कैसे हैं, संबंधों के अध्ययन को, अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, सभी साथियों को बात समझ में आई? पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी कहते हैं जीव तथा पर्यावरण के मध्य परस्पर पाए जाने वाले संबंधों के अध्ययन को ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो ये हो गया इकोलॉजी, मतलब एक जीव और पर्यावरण आपस में एक दूसरे से कैसे इंटर रिएक्टेड हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे क्रिया कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए, ठीक है, हर एक घर में, ठीक है, जहां पर वैवाहिक जोड़े रहते हैं, ठीक है, आपके भैया भाभी, आपके चाचा चाची, आपके माता पिता, ठीक है, या फिर आप स्वयं भी अगर आप वैवाहिक हैं, तो आप देखते हैं कि आपके और आपकी पत्नी के बीच के जो रिश्ते हैं, ठीक है, वैसे रिश्ते, ठीक है, किसी दूसरे पति पत्नी के बीच के ना रहे हों। ठीक है, आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति विशेष के जो आपसी संबंध है अपनी पत्नी के साथ और पति के, वो अलग अलग होंगे। ऐसे ही, ठीक है, जैसे जैसे स्थान विशेष बदलता चला जाता है, जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध भी बदलते चले जाते हैं। पति पत्नी और पत्नी पति से लगातार प्रभावित होता है। देखिए, पत्नी गुस्सैल है तो पति भी गुस्सैल होगा, पत्नी विनम्र है तो पति भी विनम्र हो जाता है, बड़ा स्वाभाविक होता है, ये डिपेंड करता है। तो एक दूसरे का प्रभाव तो एक दूसरे के ऊपर पड़ता ही है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, तो जीव तथा पर्यावरण के मध्य परस्पर पाए जाने वाले जो संबंध होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, उन्हीं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। अब इकोलॉजी की परिभाषा आप कभी भूलेंगे नहीं कि इकोलॉजी होता क्या है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि एक तरफ है जीव, ठीक है ना, जीव लगातार क्रिया कर रहा है पर्यावरण के साथ, माफ कीजिएगा, जीव लगातार क्रिया कर रहा है पर्यावरण के साथ। ठीक है, अब ये जो जीव लगातार पर्यावरण के साथ क्रिया कर रहा है, तो जीव और पर्यावरण के बीच में, जीव और एनवायरनमेंट के बीच में जो क्रिया हो रही है, ठीक है, दोनों जो आपस में एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, ये संबंध यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये संबंध बाई डायरेक्शनल है। ये संबंध कैसे है? ये संबंध बाई डायरेक्शनल है, मतलब अगर जीव पर्यावरण के साथ संबंध कर रहा है तो पर्यावरण भी जीव के साथ संबंध कर रहा है। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिएक्ट कर रहे हैं। तो बस यही बात हमको समझने की जरूरत है। यहां पर यह है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ये है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों ही आपस में एक दूसरे से, मैं यहां पर लिख देता हूं इस बात को, कि दोनों ही आपस में एक दूसरे से दोनों ही आपस में एक दूसरे से, एक दूसरे से, ठीक है ना, अंतर संबंधित, इंटरकनेक्टेड, दोनों ही आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित, इंटरकनेक्टेड, ठीक है, और अभिक्रियाशील, और अभिक्रियाशील होते हैं। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं दूंगा। इंटर रिएक्टेड होते हैं, इंटर रिएक्टेड होते हैं। इसका बहुत शानदार मैं एग्जांपल आपको दूंगा, और मेरे जो एग्जांपल्स होंगे वो ऐसे होंगे कि जो एग्जाम में तो पूछे जाएंगे, लेकिन डेली जीवन में ये
ठीक है, डेली लाइफ का हमारा सब्जेक्ट है, तो डेली लाइफ का सब्जेक्ट है, तो डेली लाइफ में भी आप जो है ना इन एग्जाम्पल्स को अनुभव करेंगे। ठीक है, आप पाएंगे भाई गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, हालांकि मैंने एसी चला दी, लेकिन फिर भी अगर ठंड लगी तो मैं पहन लूंगा। यहां पर समझेंगे हमेशा, ठीक है, चीजों को, मेरी बात आप समझना। तो मैंने बोला कि जीव और पर्यावरण दोनों आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित और अभिक्रियाशील होते हैं। तो जीव पर्यावरण के साथ, पर्यावरण जीव के साथ, ठीक है, लगातार अभिक्रिया करता है। तो आप जीव को समझते हैं, जीव क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हम सब जीव ही तो हैं। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, सुअर, ठीक है, हाथी, ठीक है, शेर, ये सब क्या है बताएंगे मुझे, ये सब क्या है, ये सब के सब जीव हैं, ये सब के सब ऑर्गेनिज्म हैं। और ऑर्गेनिज्म की अपनी एक स्ट्रक्चर होती है, उनका अपना एक शारीरिक संगठन होता है कि भाई ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों को, ठीक है, ध्यान रखना है, वो हमें समझना है कि आखिर एक जीव कैसे बना। तो जीव को हमने जान लिया कि भाई जीव का बेसिक सा स्ट्रक्चर ये होता है, जीव ऐसे बनता है। तो फिर हमें ये भी समझना है कि पर्यावरण क्या है, हम पर्यावरण के अंतर्गत किस किस को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें समझनी है, क्योंकि जीव और पर्यावरण दोनों आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है, अभिक्रिया कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, जीव पर्यावरण को, पर्यावरण जीव को। तो वहां पर समझना जरूरी है ना कि दोनों है क्या। ठीक है, तो जब दोनों है क्या, तो दोनों को समझने के लिए मैं यहां पर आगे चलता हूं और मैं यहां पर आपको एक बात समझाता हूं। यहां पर मैंने लिखा कि यह है एक जीव। ठीक है, तो जीव का एक संगठन आप समझना कि जीव कैसे बनता है। किसी भी जीव की जो सबसे आधारभूत इकाई होती है वह होती है कोशिका। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स, कोशिका। किसी भी जीव की एक आधारभूत इकाई सेल है, कोशिका है। ठीक है, कोशिका किसी भी जीव की या किसी भी शरीर की सबसे क्रियात्मक और सबसे, ठीक है, छोटी संरचनात्मक इकाई होती है। तो जो कोशिका होती है, कोशिका एक जीव की सबसे छोटी, बायोलॉजी में इतना तो पढ़े होगे ना भैया, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। ठीक है, मतलब इससे छोटी कोई इकाई है ही नहीं, लेकिन कैसी, सबसे छोटी, क्रियात्मक और संरचनात्मक, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर्ड संरचनात्मक। स्ट्रक्चर्ड, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो कोशिका जो होती है, जो सेल जो होती है, सेल बेटा किसी भी जीव की, ठीक है, चाहे वो पशु हो, ठीक है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मानव ही क्यों ना हो, तो मेरे प्यारे बापू कोई भी क्यों ना सही, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चर्ड यूनिट होती है कोशिका। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो कोशिकाओं से मिलकर बनने वाला जो संगठन होता है उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं उसको, ऊतक कहते हैं, उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो विभिन्न कोशिकाएं जब आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो कोशिकाओं के मिल जाने से ऊतक बनता है। ऐसे ही जब बहुत सारे ऊतक, बहुत सारे टिश्यूज आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, तो टिश्यूज के आपस में एक दूसरे से मिलने पर एक टिश्यू सिस्टम बनता है, एक ऊतक तंत्र बनता है। जब टिश्यूज आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो टिश्यूज के आपस में एक दूसरे से मिलने पर क्या बनेगा, एक टिश्यू सिस्टम बनेगा, टिश्यू सिस्टम बनेगा एक। ठीक है, फिर ऐसे ही होता है, बहुत सारे टिश्यू सिस्टम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत सारे टिश्यू सिस्टम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू सिस्टम आपस में एक दूसरे से मिले, तो बहुत सारे टिश्यू सिस्टम के आपस में एक दूसरे से मिलने पर, ठीक है, ऑर्गेन्स बनते हैं, हमारे शरीर के अंग बनते हैं, अंग। ठीक है, कुछ अंग आपको बाहरी दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारा हाथ हो गया, हमारा पैर हो गया, हमारी उंगली हो गई, ठीक है, हमारे बाल हो गए, हमारे नाखून हो गए, ठीक है ना, ये बाहरी है। कुछ हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं, आंतरिक होते हैं, जैसे हमारा फेफड़ा, हमारी किडनी, हमारा लिवर, ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन्स। तो ये क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, ये हमारे, ठीक है, आंतरिक अंग हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है, यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई इशू तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। तो अंग, अब जब बहुत सारे अंग आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, विभिन्न ऑर्गेन्स आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे से मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, एक ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं।
अंग तंत्र आपस में एक दूसरे से बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आप मुख में खाना रखते हो तो मुख से लेकर ईसोफेगस, ईसोफेगस से होते हुए आपका स्टमक, स्टमक से होते हुए फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के जो तीनों पार्ट्स हैं आपका, ठीक है, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, ठीक है, वो और प्लस आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक, ठीक है। फिर आगे आप चलेंगे तो आपका जो, ठीक है ना, एनस होता है, ठीक है, जो आपका रेक्टम होता है, ये सब आपके अंग होते हैं, ये सब आपके पार्ट होते हैं किसके, एक सिस्टम के, उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे, वो होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे होता है रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम में हमारी नाक से लेके, नाक के बाद फिर जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर जो आपकी संरचना होती है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है मिलकर वो क्या बनाती हैं, एक अंग तंत्र बनाती है। तो अंग तंत्र मतलब जैसे लाइक हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है, हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा पाचन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सिस्टम और ऐसे विभिन्न सिस्टम मिलकर एक जीव बना देते हैं। फिर फाइनली ये बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं और बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक जीव बना देते हैं। तो ऐसे करके एक जीव बना, ठीक है। तो एक जीव का जो फॉर्मेशन हुआ वो ऐसे हुआ कि सेल्स और सेल्स आपस में एक दूसरे से मिली तो टिश्यू, टिश्यू के मिल जाने से टिश्यू सिस्टम, फिर टिश्यू सिस्टम के मिल जाने से एक ऑर्गन, ऑर्गन के मिल जाने से ऑर्गन सिस्टम, तो एक जीव बन गया। ये बात समझ में आ रही है? जीव ऐसे बना, हम सब ऐसे ही बने हैं और ये सारी चीजें जो है ना हमारे शरीर की इसी तरह की इकाइयां हैं। अब देखो, अगर जीव एक ही प्रजाति का है, समान प्रजाति का जीव है, अब समझना, यहां पर आगे बढ़ेंगे, समान प्रजाति का जीव है, सेम स्पीसीज, जैसे हम सब लोग होमोसेपियंस हैं, सब के सब जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं, सेम स्पीसीज, हम सब होमोसेपियंस हैं। क्योंकि मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि लेखपाल का जो फॉर्म भरा गया होगा, लेखपाल के फॉर्म में, ठीक है, होमोसेपियंस ही आयोग ने मांगे होंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मांगा होगा आयोग ने कि भाई इस फॉर्म में, ठीक है, बंदर, बिल्ली, भालू, ठीक है, वो भी एग्जाम दे सके, वो भी फॉर्म भर सके। तो हम सब लोग एक ही प्रजाति के हैं, हम लोग एक समान प्रजाति के हैं, एक समान प्रजाति के जीव है। लेकिन अब यहां पर कंडीशन आएगी कि एक समान प्रजाति के जीव, समझना बच्चे, एक समान प्रजाति के जीव जो किसी एक निश्चित क्षेत्र विशेष में निवास करते हैं, एक समान प्रजाति है। जैसे एक समान प्रजाति के जीव जो है जो ग्रेटर नोएडा में निवास करते हैं, या एक समान प्रजाति के जीव जो है वह उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, या एक समान प्रजाति के जीव जो भारत में निवास करते हैं, तो उनकी संरचना को हम लोग समष्टि कहते हैं। समष्टि को आप लोग हिंदी में नहीं समझेंगे, लेकिन जब मैं इसका इंग्लिश टर्म लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसी को हम लोग पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं, समष्टि कहते हैं। तो एक समान प्रजाति, एक समान प्रजाति के जीव, एक समान प्रजाति के जीव, जीव किससे बना, ठीक है, विभिन्न अंग तंत्रों के आपस में एक दूसरे से मिलने से। विभिन्न अंग तंत्र कैसे बने, विभिन्न अंगों के आपस में एक दूसरे से मिलने से। विभिन्न अंग कैसे मिले, तो विभिन्न टिश्यूज सिस्टम के विभिन्न ऊतक तंत्रों के आपस में एक दूसरे से मिलने से। विभिन्न ऊतक तंत्र कैसे मिले, विभिन्न ऊतकों के, विभिन्न टिश्यूज के आपस में एक दूसरे से मिलने से। और विभिन्न टिश्यूज कैसे मिले, विभिन्न कोशिकाओं के आपस में एक दूसरे से मिलने से। सर कोशिका कैसे बनती है, तो सर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, गोल्जी बॉडीज होती हैं, वो सारी चीजें कोशिका के अंतर्गत होती है। लेकिन कोशिका जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी, ठीक है, फंक्शनल और स्ट्रक्चर्ड यूनिट होती है। तो कोशिका, कोशिका से हम जीव तक के सफर पर आए, ठीक है। जब जीव एक ही प्रजाति की हो जो किसी एक निश्चित क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, तो उनकी, ठीक है, उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, समष्टि। उनके उस स्ट्रक्चर को, उनकी संरचना को क्या बोला जाता है, समष्टि बोला जाता है, पॉपुलेशन बोला जाता है। लेकिन ठीक है, अगर एक समान प्रजाति के जीव नहीं है, विभिन्न प्रजाति के जीव जो किसी एक निश्चित क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, ठीक है, अब क्या हुआ, समान प्रजाति नहीं है, जीव तो हैं लेकिन विभिन्न प्रजाति के हैं, जीव तो हैं लेकिन विभिन्न प्रजाति के हैं। जैसे मानव है, मानव के साथ कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, भेड़ भी है, बकरी भी है, गाय भी है, भैंस भी है, सुअर भी है, ठीक है, पक्षी भी हैं, ठीक है। तो सारे लोग किसी एक क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, विभिन्न प्रजाति के लोग, तो उसको हम लोग कहते हैं समुदाय। उसी को हम लोग कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो कम्युनिटी है ये आपके सोसाइटी वाली कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। कि साहब हम बोल देते हैं ना, जाति व्यवस्था के जो बहुत बड़े बड़े उद्धारक रहे हैं, जाति व्यवस्था के बहुत बड़े बड़े जो मानने वाले और हिमायती रहे हैं, तो वो कह देते हैं कि सब आप जाट कम्युनिटी से आते हैं, आप सब ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं, आप सब वैश्य कम्युनिटी से आते हैं ना, ऐसे बोलते नहीं। मैं वो वाली कम्युनिटी नहीं कह रहा, मैं कम्युनिटी कह रहा हूं कि जो कम्युनिटी, ठीक है, प्रकृति ने हमको बनाकर भेजी है,
ठीक है, ये तो हमने खुद बना ली है, सोसाइटल जो कम्युनिटी है, जो नेचर ने हमें बनाकर भेजी है। तो कम्युनिटी क्या हो गया, विभिन्न प्रजाति के जीव, कुत्ता भी, गाय भी, सुअर भी, भैंस भी, ठीक है, आप भी, अनिल भी, शायर समर भी, दिग्विजय भी, बिल्ली भी, गैया भी, ठीक है, बकरी भी, ठीक है, और कोई हिना भी, नेहा भी, तुम सब लोग, ठीक है, जहां पर जिस स्थान विशेष पर रहते हैं विभिन्न प्रजाति के जीव, तो वहां पर क्या होती है, ठीक है, उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग भैया समुदाय कहते हैं। उस संरचना को समझना, उसको क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। उस संरचना को हम लोग समुदाय कहते हैं। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक तो किसी के ऊपर से बाउंस नहीं कर रही ना? मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां तक तो बाउंस नहीं कर रही होगी। ठीक है, सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। समुदाय, ठीक, कम्युनिटी क्या है, ये है। अब ये जो कम्युनिटी है, ठीक है, इस कम्युनिटी में ऑब्वियस सी बात है, दो प्रकार के एलिमेंट है। इस समुदाय में दो प्रकार के घटक हैं, एक है बायोटिक, दूसरे हैं अबायोटिक। दो प्रकार के घटक है, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक घटक का मतलब होता है कि जिनमें जीवन है, इनको हम लोग कहते हैं जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट। जिनमें जीवन है इनको जैविक घटक बोलेंगे। अबायोटिक का मतलब है कि जिनमें जीवन नहीं है उनको अजैविक घटक बोलेंगे। जिनमें जीवन नहीं है उनको अजैविक घटक बोलेंगे। ठीक है, बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट, जिनमें जीवन है जैविक, जिनमें जीवन नहीं है अजैविक। अब जिनमें जीवन है वे तीन प्रकार के हैं। ठीक है, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स। अपना खाना स्वयं बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स कहेंगे, खुद बना रहे हैं। ट्रांसड्यूसर्स भी कह देते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं है। दूसरे ऐसे होते हैं जो स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पर निर्भर है कि दूसरा बनाएगा तब मैं खाऊंगा, जिनको कंज्यूमर्स कहते हैं, कंज्यूमर्स। और तीसरे होते हैं, ठीक है, जो सड़े गड़े मृत है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या है कि इन तीनों में ही जीवन है, इसलिए इनको जैविक घटक कहते हैं कि इन तीनों में सांस है, इन तीनों में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तीनों में ही। तो देखो, जीव वह है जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, जो उपापचयी क्रियाएं कर रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, पाचन कर पा रहे हैं, ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको ग्रहण कर पा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं वो जीव हैं। तो भैया जो बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट, ठीक है, दोनों, तो इस समुदाय में आप किसी भी पुराने से पुराने समुदाय को देखिए, किसी भी प्राकृतिक समुदाय को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस प्राकृतिक समुदाय में जैविक और अजैविक घटक आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब अजैविक घटक में क्या क्या हो गया, तो अजैविक घटक में जैसे आपका सूर्य तप हो गया, इसको भी क्लासिफाइड करते हैं, सूर्य तप हो गया, इंसुलेशन इसको बोलते हैं, सूर्य तप हो गया। इसमें जैसे कि आपकी वायुमंडलीय गैसें हो गई, एटमॉस्फेरिक गैसेस हो गई, जिसमें कि आपका, ठीक है ना, गैसें हो गई, सूर्य तप हो गया। आपकी सॉइल, मृदा हो गई, आपके मिनरल्स, खनिज हो गए, मिनरल्स हो गए। तो ये सारी चीजें क्या है, अजैविक घटक हैं। तो ये जो जैविक और अजैविक घटक, अब यहीं पर समझना है, ठीक है, हम सबको बहुत अच्छे से बाबू, कि ये जो जैविक और अजैविक घटक हैं दोनों ही, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट। तो अब ये भी क्या है कि ये जैविक और अजैविक घटक, जैविक घटक जीव हो गए, अजैविक घटक क्या हो गए, पर्यावरण हो गए एक तरह से। तो ये भी किसी भी स्थान विशेष में आपस में एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं, ये जैविक घटक और अजैविक घटक। अब ये जो जैविक और अजैविक घटक आपस में एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी सिस्टम, इकोसिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी सिस्टम, या इसी को इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। यही इकोसिस्टम है। तो कहने का मतलब क्या है कि इकोसिस्टम इकोलॉजी से ही बना है। इकोसिस्टम वो स्थान है जहां पर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो एक दूसरे के साथ, देखिए, अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं। तो बस हम उनके बीच में होने वाली उस क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं कि भाई वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कर क्या रहे हैं, कौन किसको प्रभावित कर रहा है, कौन किसको प्रभावित नहीं कर रहा। ठीक है, निशा सैफी, निशा आप तो शायद हमारे पहले भी किसी बैच में पढ़ती हैं, ठीक है, क्योंकि ये नाम पहचाना पहचाना सा लग रहा है। और एक कॉमन सेंस की बात है, मैंने बिल्कुल क्लास की शुरुआत में बताया था, ठीक है, कि वो कोई व्हाट्सएप वगैरह का इश्यू हो गया तो उसमें वो ओपन नहीं हो पाया यहाँ पे सिलेबस। ठीक है, बाकी का जब आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो आपके पास भी तो सिलेबस होगा, ठीक है, तो आप देख लेना उसको, ठीक है, उस बात का इश्यू मत। यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, ये बात क्लियर है कि क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा एक कोशिका से लेकर जीव तक का सफर देखा। समान प्रजाति के जीव, ठीक है, समष्टि कहलाते हैं, पॉपुलेशन कहलाते हैं, विभिन्न प्रजाति के जीव,
ठीक है, विभिन्न प्रजाति के जीव जो किसी एक निश्चित क्षेत्र विशेष में रहते हैं, समुदाय कहलाते हैं। उस समुदाय में जैविक अजैविक घटक हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिएक्टेड हैं, एक दूसरे से इंटर कम्युनिकेटेड हैं, तो उसको हम लोग इकोसिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? इकोसिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम का बड़ा रूप होता है, इकोसिस्टम के बड़े रूप को हम लोग कहते हैं बायोम। बायोम, इकोसिस्टम के बड़े रूप को, ठीक है, बायोम कहते हैं। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम, ठीक है, आपका मैं ये कह सकता हूं कि इकोसिस्टम मींस पानी की एक छोटी बूंद भी इकोसिस्टम है, ये कमरा भी एक इकोसिस्टम है, आपका कमरा भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है, कोई भी फसल एक इकोसिस्टम है, ठीक है, कोई खेत एक इकोसिस्टम है, ये सब इकोसिस्टम है। लेकिन जब हम इकोसिस्टम को बहुत बड़े लेवल पर पढ़ते हैं तो वो बायोम हो जाता है, और इकोसिस्टम का जो सबसे बड़ा लेवल जो होता है वो बायोस्फीयर होता है। इकोसिस्टम का जो सबसे बड़ा लेवल होता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। मतलब बायोस्फीयर मींस ये जैव मंडल हो गया भैया, ठीक है, और ये जो है ये आपका बायोम, इसको जीवोम भी कह देते हैं हिंदी में। अब बायोम का देखो हमने हिंदी बना लिया जीवोम, हालांकि जीवोम जैसा कोई वर्ड, ठीक है, ये बस बना लिया गया हिंदी में, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को सहूलियत हो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकें। तो ये है सिस्टम। अब हम यहां पर आएंगे, फिर से हमने समझा, यहां पर हमने क्या देखा कि जीव तथा पर्यावरण दोनों आपस में एक दूसरे से, ठीक है, अंतर संबंधित हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड। चलिए, दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, और दोनों ही आपस में एक दूसरे से अभिक्रियाशील हैं, इंटर रिएक्टेड हैं, मतलब दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल में बताता हूं। अब गर्मियों के दिनों में नोटिस करना, ठीक है, अप्रैल मई पड़ रहा हो एकदम, मतलब मई की दोपहरिया हो, और एकदम ऐसी दोपहरिया कि एकदम धूप जो हो उसमें एकदम चिलचिलाती हुई, मतलब अब सीधे सनलाइट पड़े और तुमको जला दे, ऐसी वाली धूप पड़ रही है। आपको किसी बहुत जरूरी काम से जाना है, आप अपना एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, किसी भी जरूरी काम से आप बाइक से जा रहे हैं, कार में तो इसी का सिस्टम होता है, लेकिन आप बाइक से जा रहे हैं। आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा, जब आप बाइक से जा रहे होते हैं, प्लीज यहाँ पर फोकस करो, जब आप बाइक से जा रहे होते हैं तो जहाँ पर पेड़ नहीं होते, जो सड़कें खाली होती हैं उनके चारों तरफ पेड़ नहीं होते दोनों तरफ, तो वहां पर आप फील करते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, एकदम से शरीर जल रहा है, ठीक है, ये हालत होती है, आंखें जल रही होती हैं, चेहरा जल रहा होता है, हाथ जल रहे होते हैं। लेकिन फिर इसी दौरान आपको 1 आध किलोमीटर बाद, 2-3 किलोमीटर बाद किसी ऐसे स्थान से निकलना पड़े, ठीक है, जहाँ पर रोड के दोनों तरफ बहुत अच्छे अच्छे बगीचे हैं, घने घने पेड़ हैं या जंगल है कोई, और आप वहाँ से निकलो तो आप पाओगे जैसे ही आप उस स्थान विशेष से निकले टेम्परेचर 4-5 डिग्री सेल्सियस ऑटोमेटिकली गिर जाता है। तो जीव हैं आप, ठीक है, और जहां पर वन है, ठीक है, वो है पूरा पर्यावरण। पर्यावरण, ठीक है, इसलिए मैं समझाऊंगा पर्यावरण का मतलब, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं। परिधन आवरण, पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट, इसको समझना। हिंदी शब्द हम इसका बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इन्वायरमेंट, पर्यावरण, पर्यावरण को आप समझेंगे तो परिधन आवरण, परिधन आवरण। और परिधन आवरण का क्या मतलब हुआ? जो हमारे चारों ओर विस्तृत है मेरे प्यारे बच्चे। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब है ढका हुआ। तो जिसने हमें चारों ओर से ढक रखा है, जिसने हमें चारों ओर से ढक रखा है, जिसने हमें, हमें कौन? मतलब एक जीव को। हमें कौन मेरे प्यारे बच्चे? एक जीव को। तो जिसने हमें मतलब जीव को चारों ओर से घेरा हुआ है, जीव को चारों ओर से घेरा हुआ है, घिरा हुआ है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे चारों ओर विस्तृत है, जो हमारे चारों ओर विस्तृत है, विस्तृत है, बात समझ में आ रही है? उसको पर्यावरण कहेंगे। जिसने हमें घेर रखा है चारों तरफ से, कवर कर रखा है बच्चे, ठीक है, हर एक जगह से, हर एक तरफ से, तो वो पर्यावरण है। परिधन आवरण, पर्यावरण। पर्यावरण के अंतर्गत आप क्या क्या शामिल करेंगे? सब पर्यावरण है, ठीक है, पेड़ पौधे, ठीक है, जल वायु मृदा, ये सभी ही तो पर्यावरण है, ये पूरा पर्यावरण है,
ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? तो पर्यावरण क्या है? अब जीव और पर्यावरण दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और दोनों आपस में एक दूसरे से अभिक्रियाशील भी हैं। दोनों आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और दोनों ही आपस में एक दूसरे से अभिक्रियाशील भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तो एक एग्जांपल मैंने दिया आपको कि आप देखिए, मैं तो रास्ते से जा रहा था, अब जा रहे थे, बड़ी दोपहरिया में जा रहे थे, ठीक है ना, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं, तो आप ऐसी दोपहरिया में जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे, कोई बहुत जरूरी काम था। लेकिन जैसे ही आप किसी बगीचे या किसी बाग के आसपास से निकलते हैं, किसी घने जंगल से निकलते हैं, तो आप देखते हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। तो आप जीव हैं और आपके चारों ओर जो फैला हुआ है पर्यावरण, आप वहां पर भी प्रभावित हो रहे थे उस पर्यावरण से, ठीक है, जहां पर कुछ भी नहीं था, कोई वन जंगल नहीं था, आसपास कोई पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन थोड़ी सी आप आगे गए, जहां पर पेड़ पौधे आपको मिले, आप वहां से भी प्रभावित हो रहे थे। बोलो, हो रहे थे कि नहीं? तो पर्यावरण का आप पर और आपका पर्यावरण पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे स्वाभाविक सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दिल्ली में कहते हैं कि दिल्ली में जो AQI है, ठीक है, वो 350, 400, 500 के आसपास AQI है, मतलब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। उसके पीछे रीजन क्या है? हम जीव। एक दिल्ली एक छोटा सा क्षेत्र है, उस छोटे से क्षेत्र में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, पोल्यूशन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, पोल्यूशन व्हीकल्स निकलने वाले धुएं का पोल्यूशन है। तो वहां पर हॉट स्पॉट की स्थिति बनी हुई है, मतलब वहां पर इतनी अधिक मात्रा में, ठीक है, जो वाहनों से और उद्योगों से निकलने वाला जो कूड़ा करकट है, कचरा है, ठीक है ना, जो धुआं है, ठीक है, उसने वहां की जो वायु की गुणवत्ता है उसको बहुत ज्यादा खराब कर रखा है, वायु की गुणवत्ता को। तो आप देखो पर्यावरण, ठीक है, वहां का जो पर्यावरण है वो नेगेटिवली इफेक्टेड है, ठीक है, ह्यूमंस की एक्टिविटी के द्वारा। तो किस तरह से जीव या फिर किस तरह से मानव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण किस तरह से मानव को प्रभावित करता है, दोनों के एग्जाम्पल। पहले के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि पर्यावरण प्रभावित कर रहा था, बाग बगीचे से जब आप निकले तो आपको ठंड महसूस हुई, आपको अच्छा फील हुआ। दूसरा, आपने उसी पर्यावरण को औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से, कूड़े करकट के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की गैसों के उत्सर्जन के माध्यम से, चाहे वो आपकी गैसें ग्रीन हाउस गैसेस हों या फिर वो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपकी विभिन्न प्रकार की गैसों के माध्यम से आपने उसी को बदल दिया कि ले तुझको हम बदल देंगे। तू हमें क्या बदलेगा? हम तुझको पूरी तरह से खराब कर देंगे, और इतना खराब कर देंगे, इतना खराब कर देंगे कि पूरी दिल्ली की हवा में हम जहर घोल देंगे। देखिए, तो जीव पर्यावरण को और पर्यावरण जीव को प्रभावित करता है। ये बात समझ में आई? जब इनके मध्य का अध्ययन किया जाता है तो वो इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इकोसिस्टम क्या है, फिर से एक बार आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम मतलब हिंदी में पारितंत्र। वैसे होना क्या चाहिए था? पारिस्थितिकी तंत्र। होना क्या चाहिए था बाबू? पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन हम लोग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ढूंढ लेते। तो एक पारितंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है? तो मैं बताता हूं, इकोसिस्टम एक स्थान है, इकोसिस्टम एक जगह है, इकोसिस्टम एक स्थान है। इस इकोसिस्टम में जैविक, बायोटिक कंपोनेंट, इसमें बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक, दोनों आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, दोनों आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं। तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहे होते हैं। अब ये जो अभिक्रिया है, देखिए, इस अभिक्रिया में लगातार जैविक घटक अजैविक घटकों को, अजैविक घटक जैविक घटकों। जैविक घटक कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? देखिए, जिसमें लाइफ है, जिसमें लाइफ है वो जैविक घटक है, ठीक है। ये तीन प्रकार का है, मैंने आपको बताया था। एक तो हो गया प्रोड्यूसर्स। अब थोड़ा सा मैं विस्तार के साथ बताता हूं। प्रोड्यूसर्स मींस उत्पादक। उत्पादक का मतलब एक सीधी सी परिभाषा है बाबू, जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं वो उत्पादक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं वो क्या है? वो उत्पादक है, जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी 007 ने बताया। यार तुम लोग होशियार हो यार, ठीक है ना। इन्वायरमेंट इकोलॉजी ऐसे पढ़ेंगे कि मजा ही आएगा। तो उत्पादक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं।
तो जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं वह उत्पादक हैं, किसी और पर निर्भर नहीं है कि भाई हम खुद बना लेंगे। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, वो किसी और पर निर्भर नहीं है कि भाई हम खुद बना लेंगे अपना भोजन। तो अब उनमें कौन हो गए? ग्रीन प्लांट्स हो गए, हरे पौधे हो गए। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी और पर निर्भर है ही नहीं। उन्हें कोई और नहीं चाहिए कि भाई हम खुद बना लेंगे अपना भोजन, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सीताराम में। देखिए इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए नीली हरी शैवाल, वो भी अपना भोजन स्वयं बना लेती है, कहने को शैवाल है लेकिन भोजन स्वयं बना रही है। आपका देखिए रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया हो गए, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया को देखिए कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया, कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया, कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया अपना भोजन खुद बना रहे हैं। देखिए बाहर में जाओ तुम, हमें नहीं है तुम्हारे एहसान की जरूरत बिल्कुल भी, हम अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, प्रोड्यूसर्स हैं। दूसरे हैं जो ठीक है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है वो कहते हैं, वो इंतजार में रहते हैं कि भैया जी कब तुम भोजन बनाओ, ठीक है कब तुम मेहनत करो, कब तुम भोजन बनाओ, और जब तुम भोजन बना लोगे ठीक है हम तुम्हारे भोजन को खाने आ जाएंगे। ठीक है या तो तुम्हारे भोजन को खाने आ जाएंगे या तुम ही को खाने आ जाएंगे, तुम ही हमारे लिए पूरी भोजन हो, या तो तुम्हारे भोजन को या तुम ही को खाने आ जाएंगे। तो उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स हिंदी में इनको उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता। हम और आप सब लोग कौन हैं? हम लोग उपभोक्ता हैं। क्या हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? अब आप में से कोई कहे नहीं सर मैं तो अपना भोजन स्वयं बनाता हूं, बाजार से सब्जी लेकर आता हूं, फिर उसके बाद तवा कढ़ाई ये सारी चीजें गर्म करता हूं, साहब तेल वगैरह डालता हूं, बढ़िया सब्जी बनाता हूं, आटा अपने आप लगाता हूं। नहीं भैया, देखिए आप कंज्यूमर हो, आप वो भोजन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको जो भोजन मिल रहा है, देखिए वो जो आपको हरी सब्जी मिल रही है, मटन मिल रहा है, चिकन मिल रहा है, वो बाकी के अन्य जीवों से मिल रहा है। तो आप क्या हैं? आप कंज्यूमर्स हैं, आप उपभोक्ता हैं। कंज्यूमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स कई प्रकार के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, प्राथमिक। दूसरे सेकेंडरी होते हैं। कई फूड चेन्स में टर्सरी कंज्यूमर्स भी होते हैं, लेकिन सेकेंडरी के बाद हम लिख लेंगे टॉप कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर्स। और उसके बाद फिर जो तीसरी चीज है, दूसरी तो ये है कोई कंज्यूमर्स, उसके बाद फिर जो थर्ड है आपका वह है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स को मैं यहां लिख देता हूं, है ना बच्चे? डिकम्पोजर्स ये बहुत जरूरी है। डिकम्पोजर्स अपघटनकर्ता, इनका काम ये होता है कि जो सड़े गले या फिर मृत पदार्थ होते हैं उनको डिकम्पोज करना। तो सड़े गले मृत पदार्थों को, सड़े गले पदार्थों को ये डिकम्पोज करते हैं। मतलब ये जटिल कार्बनिक यौगिक को एक सिंपल कार्बनिक यौगिक में चेंज करते हैं, उनको मृदा में इंसेक्ट करते हैं, और मृदा में इंसेक्ट करने के बाद जो आपका कार्बन साइकिल है या फास्फोरस साइकिल है, ये उसको दोबारा से जिंदा करते हैं, उसको दोबारा से जिंदा करते हैं। जी, नोट्स आपसे इसलिए नहीं बनेंगे मेरे प्यारे बच्चे के, देखिए आपने कभी भी इस तरह से शायद मेरे हिसाब से पढ़ा नहीं होगा, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाती है नोट्स बनने में। एक बार हम और रिवीजन करेंगे और देखेंगे कहाँ कमी आ रही है, ठीक है, दिक्कत कहाँ पर आ रही है, ठीक है, इसको देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले। देखिए फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देखिए वो कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, आपके जीवन में कष्ट डाल रही है, उस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहली बात है, हमने यहाँ पर समझा देखिए पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते थे? पारितंत्र। हम अपने लेक्चर को पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको शॉर्ट में हम पारितंत्र कहते हैं, यहां से शुरू करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहीं से। तो आप कहेंगे सर पारिस्थितिकी से आप क्यों नहीं शुरू कर रहे? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे पारिस्थितिकी का आपके सिलेबस में बहुत कम वेटेज है। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो बहुत कम वेटेज है पारिस्थितिकी का, वेटेज ज्यादा से ज्यादा जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का वेटेज है। तो यहाँ पर समझो पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए इसी को हम लोग पारितंत्र भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इकोलॉजी सिस्टम, जिसको शॉर्ट में मैंने कहा क्या बोल देते हैं? इकोसिस्टम, हम लोग शॉर्ट में बोलने वाले हैं।
सबसे पहले हमें पारिस्थितिकी तंत्र को समझने से पहले हमें जान लेना है कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी क्या होती है। व्हाट इज इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या है। तो मैंने समझाया कि जीव और पर्यावरण, समझना, जीव और पर्यावरण दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लगातार अभिक्रिया कर रहे हैं। एक जीव पर्यावरण के साथ, पर्यावरण जीव के साथ। तो जीव और पर्यावरण के बीच के जो संबंध है, जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध, देखिए जैसे आपके, आपकी पत्नी के साथ, आपके भाई के साथ, ठीक है, आपके रिश्तेदारों के साथ जितने भी प्रकार के संबंध होते हैं, उन संबंधों के अध्ययन करने के लिए एक संस्था बनती है समाज। ऐसे ही आप जो राज्य के साथ लगातार क्रिया करते हैं, ठीक है, उनका संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक विषय बनता है राजनीतिक शास्त्र। तो ऐसे जीव और पर्यावरण के बीच में कैसे संबंध होंगे, जीव और पर्यावरण के मध्य के संबंधों का अध्ययन करने के लिए, जी, मलिक यूपीएसआई है। हाँ, ओके ओके, हिंदी में भी बोलिए, अरे बाप रे, हिंदी में ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है, बाइलिंगुअल लेकर चल रहा हूं और नोट्स ऐसे ही बनाने पड़ेंगे जैसे मैं यहाँ पर, ठीक है, आपको ये बातें समझा रहा हूं। अब समझना, ठीक है, सभी लोग यहाँ पर समझेंगे, सभी भाई। तो जीव और पर्यावरण के बीच में जो परस्पर पाए जाने वाले संबंध होते हैं, जीव और पर्यावरण जो आपस में एक दूसरे के साथ अभिक्रियाशील हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं, तो जीव और पर्यावरण के बीच में परस्पर पाए जाने वाले संबंधों के अध्ययन को ही हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दी, एक छोटी सी बात है। जैसे मान के चलो, किसी एक मैदान में, किसी एक प्लेन्स में आपने एक पेड़ लगा दिया, पहले एक पेड़ लगाया, तो वो एक पेड़ क्या करेगा, जैसे जैसे वो ग्रो होगा, ग्रो होने के बाद वो खूब बड़ा हो जाएगा, वो छाया देने लगेगा। जब वो छाया देने लगेगा तो आसपास के जो पक्षी होंगे वो वहां पर आएंगे, ठीक, पक्षी पक्षी भी छाया लेंगे, ठीक है, उस पर फल आएंगे तो पक्षी फल का भी स्वाद चखेंगे, पक्षी वहां पर अंतर प्रजनन भी करेंगे, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति हारा थका कहीं से निकल कर जा रहा है, उसने देखा कि पेड़ है तो चलो पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो एक पेड़ ने इस तरह से पर्यावरण को प्रभावित किया। लेकिन कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, कोई एक बहुत अच्छा व्यक्ति, कोई बहुत समझदार व्यक्ति, वो उसने क्या किया कि उसने देखा कि यहाँ पर जो है ना, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति आके बैठ जाते हैं पेड़ की छांव में, उनको आराम मिलता है, कुछ पक्षी आते हैं, तो क्यों ना इस पूरी लाइन में ही पेड़ के पेड़ लगा दिए जाए, ठीक है, इस पूरे हिस्से को पेड़ से कवर कर दिया जाए। तो उन्होंने ऐसे करके पेड़ से कवर कर दिया। धीरे धीरे समय के साथ पेड़ बड़े हो गए, तो अब जो है ना, एक पक्षी नहीं मेरे प्यारे बच्चे, या दो पक्षी नहीं, ठीक है, बहुत सारे पक्षी वहां पर आकर रहने लग जाएंगे। एक दो व्यक्ति नहीं बल्कि अब बहुत ज्यादा लोग उससे लाभान्वित होने लग जाएंगे, उसकी छाया से, उनके फलों से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आसपास के स्थान विशेष का जो टेम्परेचर है, वो इतने सारे पेड़ों के कारण वह भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा। तो एक जीव पर्यावरण को, पर्यावरण जीव को लगातार, ठीक है ना, क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे, बोलो, ठीक है, एक जीव पर्यावरण और पर्यावरण जीव के साथ लगातार अंतरक्रिया करता है और दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे दिल्ली में देखो, हम लोगों ने दिल्ली की हवा को प्रभावित कर रखा है, हिमाचल की हवा तो ऐसी नहीं है, उत्तराखंड की तो नहीं है, क्योंकि वहां पर इतनी व्हीकल नहीं है, वहां पर इतनी इंडस्ट्री नहीं है। अगर वहां पर भी होते तो हम लोग वहां की भी हवा को खराब कर देते। क्लियर है जी, ये बात समझ में आई? अच्छा, तो पारिस्थितिकी को हमने समझ लिया। अब यहाँ पर दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ऐड करके। वो शुरुआत में मैंने इसलिए नहीं बताई कि ऐसा लग जाता है जैसे कि हम रट रहे हैं किसी भी चीज को। तो एक होता है कि भाई वर्ड इकोलॉजी किसने दिया, शब्द पारिस्थितिकी किसने दिया। शब्द पारिस्थितिकी किसने दिया। तो जब भी कभी भी आपसे पूछा जाए कि शब्द पारिस्थितिकी किसने दिया, आप कहेंगे अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने। कभी डेट नहीं पूछी जाएगी, लेकिन एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा निकम्मा है तो वो डेट भी पूछ लेगा कि चलो बच्चों को यहां पर घेरते हैं, इन्हें नाम तो पता ही होगा, डेट पूछ लेते हैं कि अर्नेस्ट हैकल ने कब वर्ड इकोलॉजी दिया। तो वर्ड इकोलॉजी किसने दिया, वर्ड इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल ने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने दिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इकोलॉजी के फादर हैकल नहीं कहे जाते, शब्द दिया इन्होंने इकोलॉजी। इकोलॉजी के जो पिता हैं, द फादर ऑफ इकोलॉजी, बताइए, अगर आपने मैराथन देखी होगी तो आप लोग जवाब दे पाएंगे, प्लीज मुझे एक बार बताएंगे, इकोलॉजी के पिता, फादर ऑफ इकोलॉजी। ये किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है रेटर को।
किसको कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी? रीटर को। 1885 में इन्होंने इकोलॉजी की व्यवस्थित व्याख्या की। देखो फादर क्यों कहा जाएगा रीटर को? इसलिए क्योंकि इन्होंने इकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट स्थापित किया। इन्होंने इकोलॉजी को एक विषय के रूप में स्थापित किया। इकोलॉजी को एक विषय के रूप में स्थापित किया। इकोलॉजी को एक विषय के रूप में स्थापित किया। देखो उसका क्रमबद्ध अध्ययन स्टार्ट हुआ इकोलॉजी का, तो वो रीटर को कहा जाता है ना। जीव और पर्यावरण दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटर रिएक्टेड होते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। पर्यावरण क्या है? जिसने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है। पर्यावरण में आपकी सॉइल है, आपका इंसोलेशन सूर्य तप है, आपकी गैसेस हैं, आपकी सारी चीजें वो मिलाकर पर्यावरण बनाती हैं। जो हमारे आसपास का परिवेश है वही तो पर्यावरण है जिससे हम घिरे हुए हैं। अब ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हमें लगा कि क्या हुआ। चलो देखो मैं बताता हूं। देखिए जीव क्लियर है और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जीव का फॉर्मेशन, एक जीव कैसे बना। तो एक जीव मतलब एक ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। ठीक है, कोशिका। ठीक है, विभिन्न कोशिकाओं के आपस में एक दूसरे से मिल जाने पर इश्यू मतलब टिश्यू, विभिन्न कोशिकाओं के आपस में एक दूसरे से मिल जाने से टिश्यू मतलब ऊतक बनता है। विभिन्न ऊतकों के आपस में एक दूसरे से मिल जाने पर क्या बनता है? ऊतक तंत्र, टिश्यू सिस्टम बनता है। जब विभिन्न टिश्यू सिस्टम, जब विभिन्न ऊतक तंत्र आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो अंग बनता है। विभिन्न अंगों के मिल जाने से अंग तंत्र और फिर एक जीव बन जाता है। ये सब हम पढ़े होंगे, है ना। जीव बन गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक ही प्रजाति की, तो मैंने लिखा है सेम स्पीसीज, समान प्रजाति के जीव, वो पॉपुलेशन कहलाते हैं, समष्टि कहलाते हैं। लेकिन विभिन्न प्रजाति के जीव जब किसी एक क्षेत्र विशेष में रहते हैं तो वो समुदाय कहलाते हैं। लेकिन यहां तक हमने देखा है, तो ये हम हायरार्की देख रहे हैं कि हम कहां से, कोशिका से और बायोस्फीयर तक आए। एक कोशिका से हमें बायोस्फीयर तक आना है, मैं बायोस्फीयर से भी आगे आपको लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? समुदाय कहलाएंगे। अब समुदाय में दो प्रकार के एलिमेंट्स है, बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट। बायोटिक मतलब जो लिविंग है, ठीक है, और अबायोटिक जो नॉन लिविंग है। सिंपल सी बात है। बायोटिक में आपका उत्पादक है, जैसे हरे पौधे हो गए, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, तो वे उत्पादक हैं। उपभोक्ता हो गए, उपभोक्ता हम सब लोग हैं। उपभोक्ताओं की कैटेगरी होंगे, वो हम कल देखेंगे कौन कौन सी कैटेगरी हैं। और अपघटनकर्ता होते हैं, अपघटनकर्ता जो सड़े गले मृत पदार्थों को खाते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, अपघटनकर्ता। अबायोटिक में ये कौन कौन से हैं? आपके अबायोटिक हैं, मैंने आपको बताया, जैसे कि इंसुलेशन, जैसे कि विभिन्न गैसेस, जैसे कि सॉइल, जैसे कि हमारे मिनरल्स। तो ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये अबायोटिक एलिमेंट है। ये सब बातें मैंने यहां पर आपको समझाई। ठीक है, अब जरूरी ये होता है कि हमें स्ट्रक्चर को एक ही रिदम के साथ बनाना पड़ता है। जब एक ही रिदम के साथ हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे तभी हम इंटरकनेक्टेड कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, अन्यथा वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे, है ना। क्लियर है। तो ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, जिस क्षेत्र विशेष में, तो उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज अ प्लेस, तो जहां पर बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट जहां पर एक दूसरे के साथ रहते हैं और इंटर रिएक्शन होते हैं, उस प्लेस को हम लोग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, पानी एक बूंद भी इकोसिस्टम है, और अपने आप में एक ओशियन, महासागर भी एक इकोसिस्टम है। देखिए बच्चे, महासागर भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। जब आप उस इकोसिस्टम के बड़े लेवल पर अध्ययन करते हैं, जैसे घासेस का अपना एक इकोसिस्टम, समझ रहे हो ना, जैसे कि इस जलवायु प्रदेश का अपना एक इकोसिस्टम, दूसरे जलवायु प्रदेश का अपना एक इकोसिस्टम, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोम। अभी ये बात आपको इसलिए नहीं समझ में आएगी, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जैसे कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल, टेम्पर्ड, ठीक है, सवाना, टुंड्रा, टैगा, तो ये सब प्लेसेस हैं। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं उनको हम बायोम बोलेंगे। और बायोम का सबसे बड़ा लेवल होता है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर जैव मंडल। अब जैव मंडल से भी बड़ी संरचना क्या है? हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी से भी बड़ी संरचना क्या है? सौरमंडल। हमारी सौरमंडल से भी बड़ी संरचना क्या है? हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा से भी बड़ी संरचना क्या है भैया? ठीक है ना, ब्रह्मांड। तो इस तरह से एक ब्रह्मांड तक ये चीज जाती है, मतलब एक कोशिका से स्टार्ट होके एक ब्रह्मांड तक हम जाते हैं। ये हायरार्की है। ठीक है, दिस इज अ मॉडल इकोसिस्टम का। बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया कि जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक में, जैविक घटक का मतलब है जिनमें लाइफ है,
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवन जी रहे हैं, जिनमें लाइफ है, ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो कंज्यूमर्स हो गए, जो अपने भोजन के लिए औरों पर निर्भर रहते हैं, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप। और डिकम्पोजर्स हो गए, जो सड़े गले मृत पदार्थों को खाते हैं। अवाइटिक में मैंने आपको बता दिया, इकोसिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से बताया, क्रमबद्ध तरीके से बताया। वो बताया ईपी ओडम ने। किसने बताया? ईपी ओडम ने। बस आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। ये एक नया विषय है और नो डाउट ये कठिन विषय है। इससे पहले आपने कभी पढ़ा नहीं, पैट में भी नहीं पढ़ा। पैट में भी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ कर आए, तो आपको थोड़ा सा मेरे साथ जो है सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, मेरे साथ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ बच्चे, ये बहुत अच्छा विषय हो जाएगा आपका। तो बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को, सभी साथियों को, ठीक है। प्लीज़ एक बार बताइएगा कि कैसे समझ में आया, ठीक है, अच्छा आया। देखिए एक एक चीज़ क्लियर हुई, एक एक बातें हमने बहुत अच्छे से क्लियर करी, ठीक है। इस पूरी हायरार्की को हमने समझा कि कोशिका से लेके हम ब्रह्मांड तक कैसे जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुभाशीष। लेखपाल बनिए जी।